युद्ध के अंत तक मित्र देशों के सैनिकों द्वारा हजारों जर्मन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उन्हें पीटा गया या उनकी हत्या कर दी गई। अधिकांश अपराध आत्मसमर्पण के बाद सोवियत, अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में हुए। हिंसा बड़े पैमाने पर हुई, बार बार हुई और इसकी जानकारी सैन्य कमांडरों को भी थी। बर्लिन, कोनिग्सबर्ग, फ्राइडेनस्टैट और नेमर्सडॉर्फ जैसे शहरों में अस्पतालों ने हजारों मामलों का दस्तावेजीकरण किया। पीड़ितों में युवा लड़कियां, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग महिलाएं शामिल थीं। इन हमलों को युद्ध अपराध के रूप में दर्ज नहीं किया गया, उन्हें घटनाएं मामूली अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया या फाइलों से हटा दिया गया। ये यातनाएं नूरनबर्ग में क्यों नहीं दी गईं? ये कैसे संभव हुआ कि स्वतंत्रता की बात करने वाले देशों ने इस स्तर की हिंसा की अनुमति दी? और इतिहास के इस हिस्से को मिटाने के लिए कौन से तरीके अपनाए गए? नेमर्सडॉर्फ, लाल सेना का पहला यौन नरसंहार। एंग्रप नदी ने प्रशिया की पूर्वी सीमा पर एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण किया। जब सोवियत संघ की 25वीं गार्ड टैंक ब्रिगेड की दूसरी बटालियन की इकाइयों ने 21 अक्टूबर 1944 को उस धारा को पार किया, तो उन्होंने एक भौगोलिक विशेषता से भी अधिक को पार कर लिया। उन्होंने उस क्षण को चिह्नित किया जब युद्ध ने जर्मन नागरिक आबादी के लिए अपनी प्रकृति बदल दी। लिथुआनियाई सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा प्रशियाई शहर नेमर्सडॉर्फ लाखों जर्मन नागरिकों की प्रतीक्षा कर रही घटना का अग्रदूत बन गया। यह कब्जा 48 घंटे से भी कम समय तक चला, जिसके बाद जर्मन की चौथी सेना द्वारा जवाबी हमले में सोवियत सैनिकों को बाहर खदेड़ दिया गया। लेकिन यह संक्षिप्त अंतराल चरम हिंसा के लिए एक प्रलेखित मिसाल कायम करने के लिए पर्याप्त था। नेमर्सडॉर्फ को अन्य युद्धग्रस्त शहरों से अलग करने वाली बात भौतिक विनाश नहीं थी, बल्कि नागरिकों के विरुद्ध हिंसा की जानबूझकर और व्यवस्थित प्रकृति थी। लेफ्टिनेंट हेनरिक एम्बर्गर, जो गांव में लौटने वाले पहले जर्मन अधिकारियों में से एक थे, ने युद्ध के बाद की सामान्य स्थिति से अलग कुछ देखा। अस्तबलों, आंगनों और निजी घरों में महिलाओं के शवों को रणनीतिक ढंग से व्यवस्थित किया गया था, जिन पर पूर्व नियोजित यातना के निशान थे। नाजी शासन ने नेमर्सडॉर्फ मामले की दुष्प्रचार क्षमता को शीघ्र ही समझ लिया। जर्मन जवाबी हमले के कुछ ही दिनों बाद, जिसने शहर पर पुनः कब्जा कर लिया था, जोसेफ गोएबल्स के नेतृत्व में प्रचार मंत्रालय ने सोवियत द्वारा किए गए अत्याचारों को प्रचारित करने के उद्देश्य से एक गहन मीडिया अभियान चलाया। नागरिक शवों की तस्वीरें, जिनमें से कई वेहरमाच और इंस्टरबर्ग फॉरेंसिक डॉक्टरों द्वारा ली गई थीं, को यूएफए यूनिवर्सम फिल्म एजी द्वारा न्यूज़रील में शामिल किया गया था, जिसे नवंबर 1944 से पूरे जर्मनी में सिनेमाघरों में दिखाया गया था। उसी समय रेट्टर अनसेरे फ्राउन, हमारी महिलाओं को बचाओ, के नारे वाले पोस्टर छापे गए और रेलवे स्टेशनों, कारखानों और स्कूलों में वितरित किए गए। गोएबल्स ने कई रेडियो भाषण दिए, जिनमें उन्होंने नेमर्सडॉर्फ नरसंहार को सीधे तौर पर लाल सेना की नागरिक संहार की कथित जानबूझकर की गई नीति से जोड़ा। इसका उद्देश्य दोहरा था। एक ओर आसन्न आक्रमण का सामना करने के लिए नागरिक आबादी की लड़ने की इच्छा को मजबूत करना, और दूसरी ओर नैतिक आत्मरक्षा के नारे के तहत चरम लामबंदी उपायों को उचित ठहराना। नेमर्सडॉर्फ वास्तव में एक नए मोर्चे का पहला आख्यानात्मक प्रतीक बन गया, सैन्य नहीं बल्कि यौन और जातीय। इन अभूतपूर्व निष्कर्षों को सत्यापित करने के लिए रीच विदेश मंत्रालय ने तटस्थ देशों स्विट्जरलैंड, स्वीडन और स्पेन के पर्यवेक्षकों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया, जो स्वतंत्र रूप से सत्यापित कर सके कि क्या हुआ था। स्विस कर्नल हंस एशबैकर ने इंस्टरबर्ग के कोल्ड स्टोरेज में रखे शवों की जांच की और एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें अनुष्ठानिक यौन हिंसा के पैटर्न की पुष्टि की गई, जिसे युद्ध की अराजकता के एक साधारण परिणाम के रूप में नहीं समझाया जा सकता था। ठंडे आंकड़े शायद ही कभी मानवीय भय को व्यक्त कर पाते हैं। इस प्रकार कुछ पीड़ितों की सटीक पहचान ने नेमर्सडॉर्फ को एक साधारण भौगोलिक बिंदु से खतरे के एक ठोस प्रतीक में बदल दिया। दस्तावेजों में दर्ज नामों में 13 वर्षीय गेर्डा कुहन और मात्र 9 वर्षीय एलिजाबेथ फाल्केनबर्ग शामिल थे, जिन दोनों को ऐसी क्रूरता का सामना करना पड़ा था जिसे संपूर्ण युद्ध के संदर्भ में भी नहीं समझा जा सकता। इसके अलावा 84 वर्षीय मैग्डलेना नोवाक भी हैं, जिनकी बढ़ती उम्र भी उनकी रक्षा नहीं कर सकी। नेमर्सडॉर्फ का पहला प्रभाव संस्थागत था। जर्मन हाईकमान ने तुरंत फेस्टुंग ऑस्टप्रूसेन, किला पूर्वी प्रशिया, निर्देश को लागू किया, पूरे शहरों को सैन्यकृत कर दिया और बड़े पैमाने पर निकासी का आदेश दिया। नवंबर
1944 और जनवरी 1945 के बीच 800,000 से अधिक नागरिक अपने घर छोड़कर कोनिग्सबर्ग, डेंजिग और बाल्टिक गलियारे की ओर चले गए। दूसरा प्रभाव मनोवैज्ञानिक था। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के अभिलेखों में एक असामान्य घटना दर्ज की गई। अगले कुछ महीनों में नेमर्सडॉर्फ के निकट ग्रामीण क्षेत्रों में 450 आत्महत्याएं हुईं। भय ने जीवन और मृत्यु के बीच के गणित को बदल दिया था। कई माताओं के लिए सोवियत अग्रिम के साथ अपरिहार्य मानी जाने वाली स्थिति का सामना करने की अपेक्षा अपनी जान लेने से पहले अपनी बेटियों की जान लेना बेहतर था। नेमर्सडॉर्फ के आसपास दर्ज की गई घटना के समान मामले अगले महीनों में पूर्वी प्रशिया के अन्य शहरों में भी दर्ज किए गए। कोनिग्सबर्ग प्रांतीय अभिलेखागार के रिकॉर्ड के अनुसार गोल्डैप में, जिस पर नवंबर 1944 में कुछ समय के लिए लाल सेना का कब्जा था, स्थानीय अधिकारियों ने कम से कम 162 सामूहिक आत्महत्याएं दर्ज की। गम्बिनेन, एक अन्य शहर जिस पर जर्मन सैनिकों ने कब्जा कर लिया था और फिर पुनः कब्जा कर लिया था, में माताओं द्वारा अपनी बेटियों को जहर देकर आत्महत्या करने के 89 मामले दर्ज किए गए थे। इन आंकड़ों का इस्तेमाल बाद में नाजी सरकार द्वारा लाल आतंक कथा को मजबूत करने के लिए किया गया था, जैसा कि 17 दिसंबर 1944 के सिचेरहिट्सडिएनिस्ट (SD) विशेष रिपोर्ट में बताया गया था, जिसमें पूर्वी बर्बरता के प्रति एक पूर्व प्रतिक्रिया के रूप में महिला आत्मविनाश की लहर की चेतावनी दी गई थी। नेमर्सडॉर्फ में जो कुछ हुआ उससे यह पता चला कि रीच के पतन के दौरान जर्मन नागरिक आबादी के अनुभव में न केवल युद्ध की सामान्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बल्कि महिलाओं के विरुद्ध विशेष रूप से हिंसा भी हुई। पूर्वी सीमा पर स्थित उस छोटे से शहर ने एक भयावह गतिशीलता को उजागर किया था, जो आगामी महीनों में बड़े पैमाने पर दोहराई जाने वाली थी। पूर्व का बदला। जब लाल सेना ने आतंक फैलाया, 1945 की सर्दियों ने प्रशिया के परिदृश्य को काले स्तंभों से घिरे एक सफेद परिदृश्य में बदल दिया। लाल सेना ने अत्यधिक तापमान में विस्तुला नदी को पार किया, जिसमें मार्शल जॉर्जी झुकोव और इवान कोनेव ने अथक प्रगति का नेतृत्व किया, जो वसंत के पिघलने से पहले जर्मनी के हृदय तक पहुंच गई। युद्ध के प्रथम वर्षों के दौरान जर्मन सेना के पूर्व की ओर बढ़ने के कारण लाखों सोवियत नागरिक मारे गए थे। अकेले बेलारूस और यूक्रेन में यूएसएसआर स्टेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमेटी के अनुमान के अनुसार मृतकों की संख्या 5 मिलियन से अधिक थी, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें सामूहिक रूप से मार दिया गया था। बलात्कार भी आम बात थी। 1942 में पोलित ब्यूरो को स्वयं स्मोलेंस्क और कीव क्षेत्रों से स्थानीय किसान महिलाओं के खिलाफ जर्मन सैनिकों द्वारा किए गए यौन हमलों की रिपोर्ट मिली। इस हालिया इतिहास ने सोवियत सैनिकों में बदला लेने की गहरी इच्छा को बढ़ावा दिया। उनमें से कई ने अपने परिवार खो दिए थे या नरसंहार देखे थे। जब उन्होंने 1945 में जर्मनी में प्रवेश किया तो उनका दबा हुआ गुस्सा जर्मन नागरिक आबादी पर फूट पड़ा। यद्यपि इस तरह के दुर्व्यवहार की अनुमति देने वाला कोई आधिकारिक आदेश नहीं था, फिर भी कई सोवियत अधिकारियों, जिनमें कमिसार इल्या एहरनबर्ग भी शामिल थे, ने उन्हें पीड़ा की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में उचित ठहराया। लाखों की संख्या में वितरित अपने प्रचार पत्रकों में एहरनबर्ग ने घोषणा की, अब हम जर्मनों को मनुष्य नहीं मानते, उन्हें भी वैसे ही कांपने दो जैसे हम कांपते हैं। पोस्टरों और भाषणों में दोहराए गए इन विचारों ने हिंसा को वैध बनाने में मदद की। हालांकि यह हमेशा योजनाबद्ध नहीं थी, लेकिन सोवियत सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा इसे व्यापक रूप से सहन किया गया। युद्ध ने उन्हें बदल दिया था। तृतीय गार्ड्स आर्मी के कमांडर जनरल अलेक्जेंडर गोर्बाचोव ने बाद में अपने सैनिकों के आचरण को समझाने की कोशिश करते हुए लिखा था, पूर्वी प्रशिया और सिलेसिया में घुसपैठ करने वाली लाल सेना वही नहीं थी जिसने स्टेलिनग्राद की रक्षा की थी। सोवियत धरती पर 4 साल के विनाशकारी युद्ध ने एक लड़ाकू शक्ति तैयार कर दी थी जो सैन्य उद्देश्यों से कहीं अधिक प्रेरित थी। लेफ्टिनेंट व्लादिमीर गेलफैंड सोवियत सैनिकों की एक पूरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनका युवाकाल संघर्ष में व्यतीत हो गया था। अपनी निजी डायरी में, जो दशकों बाद ही प्रकाशित हुई, उन्होंने उस प्रमुख मानसिकता का खुलकर वर्णन किया, हमने 4 साल खंडहरों के बीच आगे बढ़ते हुए बिताए, जर्मनों को हमारी हर प्यारी चीज को नष्ट करते हुए देखा। अब हमारी बारी है कि हम उन्हें दिखाएं कि यह कैसा लगता है। अपरिहार्य पारस्परिकता की यह धारणा एलेनस्टीन जैसे शहरों के अनुभव को परिभाषित करती है, जहां 5वीं राइफल डिवीजन के सैनिकों ने लड़ाकों और नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं किया।
वार्मिया के धर्म प्रांत द्वारा संरक्षित पैरिश इतिहास में फादर जोहान्स हनोवस्की की गवाही सुरक्षित है, जिन्होंने सामान्य विनाश से भी अधिक परेशान करने वाली बात का दस्तावेजीकरण किया है। यौन हिंसा के स्थलों के रूप में चर्चों का जानबूझकर चयन एक प्रतीकात्मक कृत्य जो मात्र आदिम आवेगों की संतुष्टि से परे था। इस अवधि के दौरान हजारों जर्मनों ने जमे हुए बाल्टिक सागर को पार करके भागने का प्रयास किया, एक ऐसी घटना जो इतिहास में आइस मार्च के रूप में दर्ज हो गई। यह हताशापूर्ण निकासी मार्ग विडंबनापूर्वक एक और जाल बन गया। शरणार्थियों के काफिलों को सोवियत मोबाइल इकाइयों द्वारा रोक लिया गया, जिससे अत्यंत असुरक्षित स्थिति उत्पन्न हो गई। पुरुषों से व्यवस्थित रूप से अलग की गई महिलाओं को न केवल यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था, बल्कि अनुष्ठानिक हिंसा का भी सामना करना पड़ता था, जिसका अंत प्रायः मृत्यु में होता था। अप्रैल 1945 में कोनिग्सबर्ग के पतन ने इस घटना को और तीव्र कर दिया। पूर्व प्रशिया की राजधानी कई सप्ताह तक बमबारी के बाद मलबे में तब्दील हो गई तथा इसके स्वास्थ्य संस्थानों को आश्रय स्थलों से बदलकर निशाना बना दिया गया। जुडिटन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में, जहां चिकित्सा कर्मचारी अराजकता के बीच थोड़ी बहुत व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, एक परेशान करने वाला पैटर्न दर्ज किया गया। हमलों में नर्सों, किशोर रोगियों या गर्भवती कर्मचारियों के बीच कोई भेद नहीं किया गया। ओहलॉ सिविल अस्पताल के सर्जरी प्रमुख डॉ. फ्रिट्ज जैनके की डायरी समस्या के दूसरे आयाम का साक्ष्य प्रदान करती है। मई में ब्रेस्लाव के आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने 76 आपातकालीन चिकित्सा निकासी का दस्तावेजीकरण किया, जिनमें से 17 में सामूहिक बलात्कार के स्पष्ट साक्ष्य मिले। युद्ध के संदर्भ में पारंपरिक रूप से जुड़ी यौन हिंसा से इन मामलों में जो बात अलग थी, वह थी जानबूझकर बार बार चोट पहुंचाना, जिसका पीड़ा के अलावा कोई अन्य स्पष्ट उद्देश्य नहीं था। इन कृत्यों की व्यवस्थित प्रकृति 1945 और 1946 के बीच शरणार्थी पारगमन केंद्रों में एकत्रित साक्ष्यों से स्पष्ट थी। 30 से अधिक स्वतंत्र वक्तव्यों में एक ही कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। 5 से 12 सैनिकों के संगठित समूह एक स्थापित कार्यप्रणाली के साथ काम करते हैं, जिन्हें निर्धारित शिफ्ट और बाहरी निगरानी दी जाती है, जो लगभग प्रक्रियात्मक संरचना का संकेत देती है। संघर्ष के इस चरण में सोवियत व्यवहार क्षणिक नियंत्रण की कमी से कहीं अधिक प्रतिबिंबित हुआ। यह एक गहरी जड़ें जमाए हुए आख्यान के मूर्त रूप का प्रतिनिधित्व करता है, दशकों के आधिकारिक बयानबाजी द्वारा प्रचारित न्याय संगत परिणाम का विचार। प्रमुख सोवियत प्रचारक कमिसार इलिया एहरनबर्ग ने 1942 में लिखा था, अब हम समझ गए हैं कि जर्मन लोग इंसान नहीं हैं। अब जर्मन शब्द सबसे भयानक अभिशाप है। सोवियत धरती पर जर्मन सेना के अपराधों के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में उचित ठहराए गए इस अमानवीयकरण ने बदले की व्यक्तिगत कार्रवाई से पहचान योग्य विशेषताओं वाली एक सामूहिक घटना में परिवर्तन की सुविधा प्रदान की। यौन हिंसा एक अशाब्दिक भाषा बन गई, जिसके माध्यम से सोवियत सैनिकों ने जर्मन आबादी पर अपनी शक्ति का संचार किया। उन्हें इस बात का अनुमान था कि बर्लिन में जल्द ही बड़े पैमाने पर क्या होने वाला है। बर्लिन 1945, लाल सेना की नजर में जर्मन महिलाएं। अप्रैल 1945 में बर्लिन अब एक शाही राजधानी नहीं रह गया था, बल्कि मलबे का एक भूल भुलैया बन गया था, जहां 3 मिलियन लोग, ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग, अपरिहार्य अंत की प्रतीक्षा कर रहे थे। 24 अप्रैल तक, जब कर्नल जनरल निकोलाई बर्जारिन ने शहर की सोवियत सैन्य कमान संभाली, बर्लिन वासियों ने आने वाली बात का वर्णन करने के लिए अपनी स्वयं की भाषा विकसित कर ली थी, शिकार के घंटे। बर्लिन की स्थिति को पूर्वी प्रांतों के पिछले अनुभवों से अलग करने वाली बात यह थी कि वहां कार्यशील प्राधिकार संरचनाओं का पूर्ण अभाव था। नागरिक संस्थाएं ध्वस्त हो चुकी थीं, पुलिस बिखर चुकी थी, और यहां तक कि कोई सुसंगत जर्मन सैन्य कमान श्रृंखला भी नहीं थी जो क्षेत्रीय आत्मसमर्पण की शर्तों पर बातचीत कर सके। परिचालन स्तर पर बर्लिन शहर 5 मिलियन से अधिक सोवियत सैनिकों के नियंत्रण में आ गया, जो प्रथम बेलोरूसियन और प्रथम यूक्रेनी मोर्चों से संबंधित थे, जिनकी कमान क्रमशः मार्शल झुकोव और कोनेव के पास थी। 24 अप्रैल को सैन्य कमान औपचारिक रूप से स्थापित की गई, जिसमें कर्नल जनरल निकोलाई बर्जरीन को कब्जे वाले क्षेत्र का कमांडर नियुक्त किया गया। इस नाम मात्र संरचना के बावजूद ग्लेवपुर मुख्य राजनीतिक प्रचार विभाग की रिपोर्टों ने क्षेत्रवार तैनात इकाइयों के व्यवहार को नियंत्रित करने में व्यावहारिक असमर्थता की ओर इशारा किया।
शहर को सोवियत पर्यवेक्षण के तहत 4 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, लेकिन व्यवहार में सक्रिय पुलिस प्रणालियों की अनुपस्थिति और कंपनियों और बटालियनों की स्वायत्तता ने काफी हद तक दंड से मुक्ति की अनुमति दी। सोवियत युद्ध रिपोर्टों में 3रे गार्ड राइफल डिवीजन, 8वीं टैंक कोर और 9वीं सेना की विभिन्न इकाइयों को मिट्टे, फ्रेडरिक्शैन और लिचेनबर्ग जैसे प्रमुख क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार माना गया था। हालांकि इनमें से किसी भी रिपोर्ट में नागरिक अनुशासन पर दिशा निर्देश शामिल नहीं है, जिससे यह पुष्टि होती है कि बर्लिन पर कब्जा एक विशुद्ध सैन्य अभियान के रूप में किया गया था, जिसमें स्थानीय आबादी के लिए कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए गए थे। अप्रैल और जून 1945 के बीच लिखी गई गुमनाम डायरी एन फ्राउ इन बर्लिन, बर्लिन में एक महिला, इस संस्थागत शून्यता पर एक अनूठा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती है। लेखक, जो एक 34 वर्षीय पत्रकार हैं, ने बुनियादी सामाजिक व्यवहारों में आए परिवर्तन का सावधानी पूर्वक दस्तावेजीकरण किया है। व्यवहार की सामान्य श्रेणियां लुप्त हो गई हैं। अब केवल 2 भूमिकाएं रह गई हैं, वे जो लेते हैं और वे जो लिए जाते हैं। यह परिवर्तन विशेष रूप से उन स्थानों में स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ जो पारंपरिक रूप से सुरक्षा और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते थे। नागरिक आबादी को बमों से बचाने के लिए बनाए गए हवाई हमले के आश्रय स्थल भूमिगत जाल बन गए, जहां सैनिकों के समूह व्यवस्थित रूप से अपने शिकारों का चयन करते थे। चर्चों में, यहां तक कि उन चर्चों में भी जो आक्रमणकारियों की सहानुभूति प्राप्त करने के प्रयास में रूढ़िवादी धार्मिक प्रतीकों से सजाए गए थे, अत्यधिक हिंसा देखी गई। फ्रेडरिक्शैन में सेंट मैरीन के पवित्र स्थान में 2 ननों की खोज पर फादर ऑट्टो डिबेलियस की रिपोर्ट से पता चलता है कि कैसे धार्मिक स्थिति भी सुरक्षा प्रदान नहीं करती थी। सोवियत संस्थागत प्रतिक्रिया औपचारिक नियंत्रण और जमीनी हकीकत के बीच तनाव को दर्शाती है। जनरल बर्जरीन ने 28 अप्रैल को एक निर्देश जारी किया जिसमें नागरिक आबादी के प्रति सम्मान का आदेश दिया गया, लेकिन प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित नहीं किया गया। 5वीं शॉक आर्मी के अनुशासन प्रमुख कर्नल अलेक्सेई कुद्रियात्सेव ने बाद में आंतरिक पत्राचार में स्वीकार किया कि अनुशासनात्मक उपायों को लागू करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। उन्होंने वर्षों के युद्ध के बाद प्रशासनिक पतन और सैनिकों की भावनात्मक स्थिति दोनों का हवाला दिया। बर्लिन मामले को जो बात अद्वितीय बनाती है वह है प्रत्यक्ष साक्ष्यों के साथ समानांतर नैदानिक दस्तावेजीकरण। जर्मन चिकित्सा के अग्रणी संस्थान चैरिटे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने उन दिनों अपने सामान्य स्वास्थ्य सेवा कार्य को बदल दिया। 25 अप्रैल से 5 मई के बीच ड्यूटी पर मौजूद स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. चार्लोट पोमर ने एक भयावह सांख्यिकीय प्रगति का दस्तावेजीकरण किया। यौन हिंसा के लिए 300 आपातकालीन प्रवेश से लेकर जून और अक्टूबर के बीच 130,000 से अधिक गर्भपात हुए, जिनमें से अधिकांश शहर के अधिग्रहण के दौरान बलात्कार के परिणाम स्वरूप हुए गर्भधारण के कारण थे। इस घटना से असाधारण कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं भड़कीं। स्वीडिश राजदूत स्टाफन सोडरब्लोम और उनके स्विस समकक्ष कार्ल जे. बर्गहार्ट ने पारंपरिक कूटनीति के लिए असामान्य रूप से कठोर भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी अपनी सरकारों को रिपोर्ट भेजी। बर्गहार्ट ने स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पूर्ण निलंबन बताया, जबकि सोडरब्लोम ने चर्च प्रतिनिधिमंडलों और तटस्थ चिकित्सा कर्मियों द्वारा बताए गए मामलों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया। मनोवैज्ञानिक प्रभाव का शायद सबसे स्पष्ट संकेत मई 1945 के दौरान पश्चिमी बर्लिन में दर्ज की गई आत्महत्याओं की लहर थी। अकेले चार्लोटनबर्ग में शवगृह के रिकॉर्ड में 400 से अधिक आत्महत्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं थीं, जिन्होंने बलात्कार के बाद यह विकल्प चुना था। सांस्कृतिक मानव विज्ञानी मार्गरेट मीड ने वर्षों बाद इन पैटर्नों का अध्ययन करते हुए लिखा, चरम परिस्थितियों में आत्महत्या एक हताशापूर्ण कार्य से एक तर्कसंगत निर्णय में बदल सकती है, जब विकल्प को मृत्यु से भी बदतर माना जाता है। संस्थागत शून्यता, व्यवस्थित हिंसा और सीमित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के संयोजन ने बर्लिन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामूहिक यौन हिंसा का सबसे अधिक प्रलेखित और अध्ययन किया गया प्रकरण बना दिया। हालांकि इसने एक मिसाल भी कायम की। आने वाले दशकों तक इन व्यवहारों को आधिकारिक ऐतिहासिक आख्यान का केंद्रीय हिस्सा नहीं माना जाएगा। आंतरिक सोवियत दस्तावेजों में, जिसमें प्रथम बेलोरूसियन फ्रंट की सैन्य परिषद की कब्जे संबंधी रिपोर्ट भी शामिल है, अप्रैल और जून 1945 के बीच बर्लिन में 520 से कम अनुशासनात्मक घटनाएं दर्ज की गईं,
जिनमें से केवल 17 को नागरिकों के विरुद्ध अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह आंकड़ा तटस्थ पर्यवेक्षकों जैसे कि स्वीडिश विदेश मंत्रालय के विशेष दूत की रिपोर्टों से बिल्कुल विपरीत है, जिन्होंने 12 जून को एक गोपनीय झांपन में अकेले बर्लिन के पूर्वी जिलों में यौन हिंसा के 95,000 से अधिक मामलों का अनुमान लगाया था। इस असमानता को और बढ़ाने वाले कारक हैं चैरिटे विश्वविद्यालय अस्पताल तथा पैनकोव, वेसेंसी और कोपेनिक के स्त्री रोग क्लिनिकों के रिकॉर्ड, जिनके आंकड़े जर्मन नागरिक प्रशासन को प्रस्तुत सोवियत रिपोर्टों में कभी शामिल नहीं किए गए। यह तथ्य कि ये हमले पहले से ही संगठित कब्जे वाले शहर में हुए, यह दर्शाता है कि वे युद्ध की अराजकता का परिणाम नहीं थे, बल्कि संस्थागत अनुज्ञा का प्रत्यक्ष परिणाम थे, जिसने किए गए अपराधों को कम कर दिया, अनदेखा कर दिया या प्रशासनिक रूप से पुनर्गठित किया। स्वतंत्रता के बैनर तले अमेरिकी सेना के छिपे हुए अपराध। क्लेरेंस व्हिटफील्ड ने कभी नहीं सोचा था कि उनका नाम ऐतिहासिक अभिलेखों में एक विरोधाभासी अन्याय के प्रतीक के रूप में दर्ज रहेगा। अमेरिकी सेना की 333वीं सेवा कंपनी के सदस्य के रूप में उन्हें मई 1945 में राइनलैंड के बैड क्रूजनाच के निकट एक युवा जर्मन महिला के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 3 सप्ताह बाद ठोस अपील के लिए कोई समय दिए बिना व्हिटफील्ड को लैंड्सबर्ग अनुशासन शिविर में फांसी दे दी गई। जर्मनी में अमेरिकी सैन्य मुकदमों को 1928 के मैनुअल फॉर कोर्ट्स मार्शल (MCM) द्वारा विनियमित किया गया था, जिसमें 5 से 9 अधिकारियों से युक्त सैन्य न्यायाधिकरणों के निर्माण का प्रावधान था, जिसकी अध्यक्षता एक सैन्य न्यायाधीश करता था। सबूत पेश करने का भार सैन्य अभियोजक पर था, लेकिन नागरिक कानूनी बचाव की कमी, कार्यवाही की गति तथा मिश्रित जूरी के बहिष्कार का अर्थ था कि सजाएं, विशेष रूप से अफ्रीकी अमेरिकी सैनिकों से जुड़े मामलों में गंभीर प्रक्रियागत असंतुलन की स्थिति में जारी की गई। सिद्धांततः समीक्षा बोर्ड के समक्ष अपील की व्यवस्था थी, लेकिन व्यवहार में यह केवल लंबी सजा या राजनीतिक हस्तक्षेप वाले मामलों पर ही लागू होती थी। उनका मामला, जिसे केस नंबर 65 विशेष कोर्ट मार्शल आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, एक गहन पक्षपातपूर्ण न्यायिक प्रणाली का केवल दृश्य सतह का प्रतिनिधित्व करता है। इस मामले को असाधारण बनाने वाली बात स्वयं फांसी नहीं है, बल्कि तुलनात्मक आंकड़े हैं। जबकि 1944 और 1946 के बीच जर्मनी में यौन अपराधों के लिए 29 अफ्रीकी अमेरिकी सैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई थी, वस्तुतः किसी भी श्वेत सैनिक को समान आचरण के लिए तुलनीय सजा का सामना नहीं करना पड़ा। इतिहासकार जे रॉबर्ट लिली ने टेकन बाय फोर्स जांच के लिए जज एडवोकेट जनरल्स कॉर्प्स (JG) की 3000 से अधिक फाइलों की समीक्षा करने के बाद एक निर्विवाद पैटर्न की पहचान की। अमेरिकी सैन्य न्याय अभियुक्त की जाति के आधार पर 2 पूरी तरह से अलग मानकों के साथ संचालित होता है। सुप्रीम एलाइड कमांडर ड्वाइट टी आइजनहावर द्वारा अपने उद्घोषणा संख्या 1 में स्थापित आधिकारिक गैर भ्रातृत्व नीति ने अमेरिकी सैनिकों और जर्मन आबादी के बीच किसी भी सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध लगा दिया। यह निर्देश पराजित शत्रुओं से व्यावसायिक दूरी बनाए रखने के लिए बनाया गया था तथा इसकी एक विकृत व्याख्या की गई, जिसने यौन हिंसा को सहमति से निर्मित संबंधों की तुलना में प्रशासनिक रूप से कम समस्याग्रस्त कृत्य में बदल दिया। जैसा कि सैन्य समाजशास्त्री पीटर श्रीजर्स ने बाद में समझाया, जबकि एक सैनिक को एक जर्मन महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखने के लिए अनुशासित किया जा सकता है, बलात्कार विडंबना यह है कि एक अनुशासनात्मक समस्या का कम प्रतिनिधित्व करता है, जब तक कि इसमें बातचीत या व्यक्तिगत बंधन के रूप में भाईचारा शामिल न हो। स्थानीय जर्मन प्राधिकारियों ने मित्र देशों की सैन्य सरकार द्वारा स्थापित आधिकारिक चैनलों के माध्यम से शिकायतों को बार बार प्रसारित करने का प्रयास किया। हेस्से के किर्चेम्बोलांडेन के मेयर अल्फ्रेड रीसनर का मामला इन प्रयासों की निरर्थकता को दर्शाता है। 2 सप्ताह की अवधि में हुई बलात्कार की 5 घटनाओं का विवरण देने वाले उनके पत्र में यह सिफारिश की गई थी कि ऐसी कार्रवाइयां न की जाएं जिनसे नागरिक सहयोग प्रभावित हो सकता है, जो अनुशासनात्मक परिणाम लागू न करने का एक सौम्य शब्द है। मार्च 1945 में जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर द्वारा हस्ताक्षरित उद्घोषणा संख्या 1 ने औपचारिक रूप से अमेरिकी सैनिकों और जर्मन नागरिकों के बीच गैर भाईचारे की नीति की स्थापना की तथा स्थानीय आबादी के साथ सामाजिक, भावनात्मक या यहां तक कि मैत्रीपूर्ण संपर्क पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रावधान ने अनुशासनात्मक विरोधाभास पैदा कर दिया।
जो सैनिक जर्मन महिलाओं के साथ सहमति से संबंध बनाते थे उन्हें अनुचित भाईचारे के लिए दंडित किया जाता था, जबकि बलात्कार में शामिल लोगों को यदि कोई प्रत्यक्ष शिकायत न हो, बिना किसी औपचारिक आरोप के केवल अनुशासनात्मक अपराधी माना जा सकता था। कई अवसरों पर इस तर्क के कारण सहमति से किए गए संपर्क के मामले में यौन अपराधों को न्यूनतम माना गया या अदृश्य बना दिया गया। न्याय प्रशासन में नस्लीय असमानता का विवरण बावेरिया में अमेरिकी थर्ड आर्मी के मुख्य कानूनी अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स डी ब्लैक के एक लीक हुए पत्र में दर्ज किया गया था। इस निजी पत्राचार में ब्लैक ने स्वीकार किया कि अधिकांश मामले अफ्रीकी अमेरिकी सैनिकों से संबंधित होते हैं, जबकि श्वेत प्रतिवादियों के मामले पर्याप्त साक्ष्य के बावजूद शायद ही कभी प्रारंभिक चरण तक पहुंचते हैं। इस व्यवस्थित भेदभाव ने अमेरिकी नागरिक समाज संगठनों की संस्थागत प्रतिक्रिया को उकसाया। 1948 में नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल NAACP ने कांग्रेस को डबल स्टैंडर्ड मिलिट्री जस्टिस एंड रेस इन ऑक्यूपाइड जोन्स शीर्षक से एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सांख्यिकीय साक्ष्य और साक्ष्य के साथ कानून के असमान अनुप्रयोग का दस्तावेजीकरण किया गया था। इन अपराधों के चिकित्सीय और सामाजिक परिणामों को तटस्थ पर्यवेक्षकों द्वारा दर्ज किया गया। स्विस प्रतिनिधि डॉ विल्हेम बर्कहार्ट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के लिए जून और अक्टूबर 1945 के बीच बवेरियन क्लिनिकों में किए गए 412 गर्भपातों का दस्तावेजीकरण किया, जिनमें उन महिलाओं ने बताया था कि उनके साथ मित्र सैनिकों ने बलात्कार किया था। ये हस्तक्षेप, जो अक्सर जर्मन नर्सों या डॉक्टरों द्वारा पर्याप्त संसाधनों के बिना किए जाते थे, समस्या के दूसरे आयाम को दर्शाते थे: पीड़ितों के लिए नियमित चिकित्सा देखभाल की अनुपलब्धता। 1947 में अमेरिकी सेना के जनरल स्टाफ विभाग द्वारा तैयार की गई आंतरिक रिपोर्ट ऑपरेशन लीगल शील्ड इस समस्या का मात्रात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। 1945 और 1946 के बीच हेस्से में श्वेत सैनिकों के विरुद्ध बलात्कार की 180 शिकायतों में से केवल 6 पर ही सैन्य मुकदमा चला तथा किसी में भी दोष सिद्धि नहीं हुई। 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी सार्जेंट रॉबर्ट एल चेम्बर्स का मामला जर्मन शिकायतकर्ता, जो अमेरिकी लोगों का संभावित दुश्मन है, की विश्वसनीयता पर उचित संदेह के आधार पर खारिज कर दिया गया। यह दोहरा न्यायिक मानदंड युद्धोत्तर अमेरिकी समाज में गहरे नस्लीय तनाव को प्रतिबिंबित करता है। जैसा कि इतिहासकार रॉबर्ट मोलर ने बाद में लिखा था, अमेरिकी सेना जर्मन धरती पर न केवल अपनी सैन्य शक्ति लेकर आई, बल्कि अपने सामाजिक विरोधाभासों और नस्लीय पूर्वाग्रहों को भी लेकर आई, जो न्याय के चयनात्मक अनुप्रयोग में विशेष रूप से अशिष्टता के साथ प्रकट हुए। ऐतिहासिक दस्तावेज दर्शाते हैं कि इन अपराधों के लिए न केवल बड़े पैमाने पर कोई सजा नहीं दी गई, बल्कि उनके निपटान से संस्थागत भेदभाव उजागर हुआ, जिसने जर्मन पीड़ितों और अफ्रीकी अमेरिकी सैनिकों दोनों को प्रभावित किया, जिन्हें अक्सर बलि का बकरा बनाया गया, जबकि श्वेत सैनिकों के समान व्यवहार को व्यवस्थित रूप से नजरअंदाज कर दिया गया या कम करके आंका गया। जज एडवोकेट जनरल के लीगल सेंटर एंड स्कूल द्वारा संकलित जर्मनी में अमेरिकी सैन्य अदालत के रिकॉर्ड के सांख्यिकीय विश्लेषण से पता चलता है कि अप्रैल 1945 और दिसंबर 1946 के बीच दक्षिणी हेस्से के सैन्य क्षेत्र में 312 बलात्कार के आरोप दर्ज किए गए थे। इनमें से केवल 24 औपचारिक सुनवाई तक पहुंचे और 19 में विशेष रूप से अफ्रीकी अमेरिकी सैनिक शामिल थे। राइनलैंड में भी यही पैटर्न था। प्रमाणित चिकित्सा साक्ष्य के साथ 128 शिकायतों में से केवल 6 को ही सैन्य अदालतों के समक्ष लाया गया तथा इनमें से किसी में भी श्वेत सैनिकों को दोषी ठहराने का मामला शामिल नहीं था। ये आंकड़े इस निष्कर्ष को पुष्ट करते हैं कि अमेरिकी सेना की न्यायिक प्रणाली एक चयनात्मक तर्क के तहत काम करती थी, जहां आरोपी की त्वचा का रंग और मीडिया प्रोफाइल अपराध की गंभीरता से अधिक प्रभावशाली थे। साथ ही युद्ध विभाग ने इन मुकदमों पर कभी भी प्रेस या कांग्रेस को पूरी रिपोर्ट नहीं दी, बल्कि सार्वजनिक नैतिकता की सुरक्षा के नाम पर आंशिक बयानों तक ही खुद को सीमित रखा। ब्रिटिश चुप्पी, राजतंत्र द्वारा दफनाए गए अपराध। जुलाई 1945 में कैप्टन एलिस्टेयर ह्यूम ने यॉर्क में अपनी मंगेतर को लिखा, यह देखना दुखद है कि हमारे कुछ लोग क्या कर रहे हैं। मेरे पास उन्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं है और अगर मैं कुछ कहता हूं तो मैं कमान खो देता हूं। यह पत्र
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को दान किए जाने से पहले दशकों तक पारिवारिक अभिलेखागार में संरक्षित रहा तथा आधिकारिक ब्रिटिश इतिहास लेखन द्वारा व्यवस्थित रूप से छिपाई गई वास्तविकता से पर्दा उठाता है। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा उत्तर पश्चिमी जर्मनी पर कब्जे को पारंपरिक रूप से सोवियत क्रूरता या अमेरिकी ज्यादतियों के विपरीत व्यवस्था और अनुशासन के एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि अब उपलब्ध दस्तावेज इस कथा और हनोवर, लोअर सैक्सोनी और श्लेस्विग होल्स्टीन जैसे क्षेत्रों में घटित घटनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करते हैं। मेजर जॉन बेली, जो 1945 में हनोवर में ब्रिटिश सैन्य प्रशासन के प्रभारी थे, ने अपने अप्रकाशित संस्मरणों में एक खुलासा किया है जो 1993 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। बेली ने अप्रैल और सितंबर 1945 के बीच मेरे क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा किए गए बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के 12 मामलों का दस्तावेजीकरण किया है। संस्थागत प्रतिक्रिया के बारे में उनका विवरण और भी अधिक महत्वपूर्ण था। ऊपर से आदेश स्पष्ट था, अनावश्यक घोटालों से बचें जो ब्रिटिश सेना की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस अनौपचारिक दिशा निर्देश को विशिष्ट प्रशासनिक प्रथाओं में परिवर्तित किया गया। क्यू स्थित युद्ध कार्यालय के अभिलेखागार में सुरक्षा घटनाएं जर्मनी 1945-1946 नामक एक अनुभाग है, जिसमें नागरिकों से जुड़ी अनुशासनहीनता के रूप में वर्गीकृत 107 घटनाओं को एक कोडित प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया गया था। इनमें से 18 में एयर यौन संबंधों की सूचना पदनाम का प्रयोग किया गया है, जिसमें सामान्य समाधान जैसे चेतावनी जारी की गई या आगे की कार्रवाई के बिना स्थानांतरित कर दिया गया। अप्रैल 1945 में न्यूस्टार्ट एम रुबेनबर्ग में घटित मामला न्यूनीकरण की इस नीति को दर्शाता है। 3 जर्मन महिलाओं इंगेबॉर्ग शेफर 22 वर्ष, एलिज न्यूमैन 40 और क्लारा बेरेंट 19 की शहर के बाहरी इलाके में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। स्थानीय किसान हैंस क्रेत शमार, जिन्होंने आसपास के क्षेत्र में शराबी ब्रिटिश सैनिकों की पहचान की थी, की गवाही के बावजूद रॉयल मिलिट्री पुलिस की जांच सबूतों के अभाव के कारण बंद कर दी गई। सेना के लिए राजा के विनियमों और आदेशों 1940 संस्करण कब्जे के दौरान लागू के अनुसार सैन्य कर्मियों द्वारा किए गए अपराधों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था: नागरिक अपराध, नागरिक कानून के विरुद्ध अपराध, और सैन्य अपराध, आंतरिक अनुशासन के विरुद्ध अपराध। व्यवहार में विदेशी नागरिकों के विरुद्ध किए गए उल्लंघनों को विशेष रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में सामान्य अनुशासनहीनता माना जाता था, न कि आपराधिक अपराध माना जाता था। विनियमनों की धारा 583 में यह प्रावधान था कि स्थानीय महिलाओं के साथ अनुचित आचरण से अधिमानतः चेतावनी, स्थानांतरण या आंतरिक पदावंती के माध्यम से निपटा जाएगा, सिवाय उन मामलों के जिनमें ब्रिटिश गवाह शामिल हों। इस अस्पष्टता के कारण कमांडरों को न्यायिक हस्तक्षेप या उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट किए बिना मामलों को निपटाने की सुविधा मिल गई। 1998 में सार्वजनिक की गई फाइल RMP जर्म 272-45 में परेशान करने वाले विवरण सामने आए हैं। जो पदचिह्न मिले थे वे स्पष्ट रूप से उस क्षेत्र में तैनात यूनिट डरहम लाइट इन्फेंट्री की 6वीं बटालियन के मानक जूतों से मेल खाते थे। हालांकि इस इकाई के किसी भी सदस्य से औपचारिक रूप से पूछताछ नहीं की गई और मामले को त्वरित प्रक्रियाओं के तहत बंद कर दिया गया। प्रशासनिक कवर अप के समानांतर ब्रिटिश प्रेस की सक्रिय सेंसरशिप की एक प्रणाली संचालित थी, जो रक्षा नोटिस डी नोटिस पर आधारित थी, जो यूनाइटेड किंगडम के मुख्य प्रकाशकों को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी गैर बाध्यकारी सुझावों की एक प्रणाली थी। मई 1945 से कब्जे वाले क्षेत्रों में सैनिकों का आचरण शीर्षक के तहत कई वर्गीकृत डी नोटिस जारी किए गए, जिसमें यूरोप में ब्रिटिश सेना की प्रतिष्ठा को खतरा का हवाला देते हुए जर्मनी में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा किए गए यौन अनुशासनहीनता, लूटपाट या दुर्व्यवहार पर रिपोर्ट प्रकाशित न करने की सिफारिश की गई थी। यद्यपि औपचारिक रूप से ये सूचनाएं स्वैच्छिक थीं, फिर भी इनका एक मजबूत निवारक प्रभाव पड़ा। द टाइम्स, डेली एक्सप्रेस और मैनचेस्टर गार्डियन जैसे समाचार पत्रों ने इन्हें प्राप्त करने के बाद पूरी जांच ही रोक दी। पत्रकार विलियम डगलस होम, जिन्होंने लोअर सैक्सोनी में ब्रिटिश पैराट्रूपर्स द्वारा किए गए अपराधों के बारे में एक स्तंभ प्रकाशित करने का प्रयास किया था, उन पर युद्ध कार्यालय से सीधा दबाव डाला गया और दी ओन ऑब्जर्वर के संपादक द्वारा उनकी सामग्री को अवरुद्ध कर दिया गया। कवर अप की संरचना अलग अलग मामलों से आगे बढ़ गई।
ब्रिटिश राइन कोर के मुख्य अनुशासन अधिकारी कर्नल जॉर्ज लेवेलिन ने एक आंतरिक रिपोर्ट में कुछ रेजिमेंटों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात रेजिमेंटों के आचरण के बारे में चिंता व्यक्त की तथा स्पष्ट रूप से एक प्रणालीगत समस्या को स्वीकार किया। जब शिकायतें चर्च के माध्यम से आईं, जैसा कि पैरिश पादरी ऑट्टो रीके द्वारा एल्फ्रीडे ल्यूडर्स के संबंध में दर्ज किया गया मामला था, एक 21 वर्षीय महिला जिसका डेटमोल्ड के निकट 3 ब्रिटिश सैनिकों द्वारा बलात्कार किया गया था, तो संस्थागत प्रतिक्रिया प्रशासनिक चुप्पी थी। पैरिश अभिलेखागार में हाशिए पर लिखी टिप्पणियों से निराशा प्रकट होती है। इस मामले को ब्रिटिश अधिकारियों ने एक निराधार अफवाह बताकर खारिज कर दिया था। बर्गेन बेल्सन की मुक्ति के बाद व्यज्य मामले में एक और सामान्य रणनीति का उदाहरण मिलता है, समस्याग्रस्त इकाइयों का तेजी से स्थानांतरण। जब 11वीं पैराशूट बटालियन के ब्रिटिश सैनिकों के एक समूह पर स्थानीय निवासियों द्वारा बलात्कार करने का आरोप लगाया गया, तो युद्धोत्तर क्षेत्र सेक्टर सी में घटनाएं नामक सैन्य रिपोर्ट में केवल इतना दर्ज किया गया कि इसमें शामिल लोगों की पहचान की गई, उन्हें चेतावनी दी गई और तत्पश्चात उन्हें दूसरे सेक्टर में भेज दिया गया। निष्पक्ष कानूनी ढांचे के अभाव ने इस दंड मुक्ति को बढ़ावा दिया। जैसा कि इतिहासकार रिचर्ड बेसेल ने बाद में उल्लेख किया, कई ब्रिटिश प्रशासित इलाकों में एकमात्र प्राधिकारी स्थानीय सैन्य कमांडर था, जो अक्सर जर्मन शिकायतों को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए संभावित खतरे या शत्रुतापूर्ण प्रचार के रूप में देखता था, न कि गंभीर जांच की आवश्यकता वाले मामलों के रूप में। 20वीं सदी के अंत तक इन अपराधों के बारे में जानकारी लगभग अप्राप्य रही। कब्जे के वर्षों के दौरान किसी भी ब्रिटिश संसदीय बहस में राष्ट्रीय सैनिकों द्वारा यौन दुर्व्यवहार का उल्लेख नहीं किया गया। सार्वजनिक रिपोर्टें केवल सकारात्मक पहलुओं पर ही केंद्रित थीं, पुनर्निर्माण प्रयास, तस्करी पर नियंत्रण या प्रशासनिक रूप से नाजी उन्मूलन। अकेले 1994 में क्यू में अभिलेखों के आंशिक गोपनीयता उन्मूलन के दौरान ऐतिहासिक समीक्षा अलाइड मिलिट्री गवर्नेंस समूह के शोधकर्ताओं को ब्रिटिश सैनिकों से संबंधित बलात्कारों की 13 पूर्ण फाइलें मिली। इन दस्तावेजों से पुष्टि हुई कि यद्यपि सोवियत या अमेरिकी की तुलना में छोटे पैमाने पर दुर्व्यवहार मौजूद थे और परिष्कृत प्रशासनिक तकनीकों के माध्यम से उन्हें व्यवस्थित रूप से छुपाया जाता था। चुप कराने की इस रणनीति ने न केवल व्यक्तिगत अपराधियों को संरक्षित किया, बल्कि एक राष्ट्रीय आख्यान को भी संरक्षित किया, जिसने ब्रिटिश कब्जे को अन्य मित्र राष्ट्रों की तुलना में नैतिक रूप से श्रेष्ठ बताया। एक ऐसी छवि जिसे पहले से दुर्गम अभिलेखों को धीरे धीरे खोले जाने के साथ ही हाल ही में चुनौती दी जाने लगी है। इस आख्यान को विधायी स्थानों में व्यवस्थित चूक से भी समर्थन मिला। 1945 और 1949 के बीच हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी भी बहस में जर्मनी में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा यौन दुर्व्यवहार पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की गई, जबकि कई सांसदों को जर्मन पैरिशों, धार्मिक मिशनों और रेड क्रॉस प्रतिनिधिमंडलों से सीधे पत्र प्राप्त हुए थे। संसदीय सत्रों के आधिकारिक अभिलेखों हैंसर्ड रिपोर्ट्स में कब्जे के संबंध में बलात्कार, उल्लंघन या यौन दुराचार जैसे शब्दों का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि तस्करी, नाजी उन्मूलन या खाद्य सहायता की चर्चा अक्सर होती रहती है। यहां तक कि 1946 में स्थापित सैन्य अनुशासन संबंधी विशेष समिति ने भी अपनी अंतिम रिपोर्ट में इन मामलों को पूरी तरह से छोड़ दिया। यह चूक आकस्मिक नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश सेना की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए संस्थागत संयम की जानबूझकर अपनाई गई नीति का प्रतिबिंब थी। औपनिवेशिक बदला जब फ्रांस ने नियंत्रण खो दिया। जो लोग जर्मनों के अधीन कष्ट झेल रहे थे, वे अब बदला लेने वाले बन गए हैं। इस वाक्यांश के साथ जनरल जीन डे लात्रे डे तासिग्नी ने अप्रैल 1945 में फ्रांसीसी राष्ट्रीय मुक्ति समिति को भेजे एक गोपनीय पत्र में अपने अधीन औपनिवेशिक सैनिकों के व्यवहार को समझाने का प्रयास किया था। पेरिस में सर्विस हिस्टोरिक de la डिफेंस में संरक्षित यह पत्राचार दक्षिणी जर्मनी पर फ्रांसीसी कब्जे के संदर्भ में औपनिवेशिक अनुभव, कमांड संरचना और यौन हिंसा के बीच जटिल संबंधों को उजागर करता है। बाडेन वुर्टेम्बर्ग और बवेरिया के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार कोर एक्सपेडिशनरी फ्रेंच में उत्तरी अफ्रीकी और उप सहारा अफ्रीकी सैनिकों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शामिल था। फ्रांसीसी औपनिवेशिक क्षेत्रों में भर्ती किए गए इन दलों को पहले इटली में तैनात किया गया था, जहां वे 1944 में मोंटे कैसिनो अभियान के दौरान मैरोकाइनेट के नाम से जानी जाने वाली यौन हिंसा की घटनाओं में शामिल थे।
15 से 17 अप्रैल 1945 के बीच ब्लैक फॉरेस्ट के एक कस्बे फ्राइडेनस्टैट पर कब्जा किया गया, जो जर्मनी का सबसे विस्तृत रूप से प्रलेखित मामला बन गया। 36 घंटे की तोपखाने की गोलाबारी के बाद 4 टीट मोरक्कन तिरालियर्स रेजिमेंट और 6 स्पाहिस रेजिमेंट के सैनिकों ने एक ऐसे शहर में प्रवेश किया जो पीछे हटती जर्मन इकाइयों द्वारा लगभग निर्जन कर दिया गया था। रोटेनबर्ग स्टटगार्ट डायोसीज ने पाया है कि मात्र 48 घंटों में 600 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, जो इतनी बड़ी आबादी के लिए असाधारण रूप से बड़ी संख्या है। जनरल डी लात्रे डी तास्सिनी की कमान के अंतर्गत फ्रांसीसी अभियान बल CF में लगभग 130,000 सैनिक थे, जिनमें से 60% से अधिक औपनिवेशिक क्षेत्रों से आए थे। इनमें फ्रांसीसी मागरेब, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, फ्रांसीसी पश्चिम अफ्रीका, सेनेगल, माली, गिनी और मेडागास्कर की इकाइयां शामिल थीं। तिरालियर, स्पाहिस और गॉमियर्स रेजिमेंटों में संगठित इन सैनिकों को पहले भी इटली जैसे अभियानों में तैनात किया जा चुका था, जहां उन्होंने यौन हिंसा की हजारों रिपोर्ट दर्ज की थीं। जर्मनी पहुंचने पर उन्हें रणनीतिक शहरों पर कब्जा करने में अग्रिम पंक्ति के रूप में इस्तेमाल किया गया, विशेष रूप से उन शहरों पर जिन्होंने मित्र देशों की अग्रिम सेना का प्रतीकात्मक प्रतिरोध किया था। स्ट्राइक फोर्स के रूप में इसके उपयोग और फ्रांसीसी महानगरीय अधिकारियों से इसकी पदानुक्रमिक दूरी के संयोजन ने एक अनुशासनात्मक ग्रे क्षेत्र को सुविधाजनक बनाया, जहां दुरुपयोग को अदालतों द्वारा चुनौती नहीं दी गई। इस मामले को अन्य मामलों से अलग करने वाली बात यह है कि इसमें चर्च द्वारा दस्तावेज तैयार किए गए हैं। नाजी शासन के विरोध के लिए प्रसिद्ध बिशप जोआनेस बैप्टिस्टा स्प्रोल ने वेटिकन के कूटनीतिक चैनलों का उपयोग करते हुए इस बात की निंदा की कि सभी क्षेत्रों की महिलाओं पर घरों, तहखानों और सार्वजनिक सड़कों पर व्यवस्थित रूप से हमला किया गया। पैरिश पादरी एंटोन श्निट्जलर ने 63 पीड़ितों की नाम सहित पहचान करते हुए एक हस्तलिखित रिपोर्ट तैयार की, जो 1990 के दशक में पुनः खोजे जाने तक डायोसेसन अभिलेखागार में रही। इस हिंसा पर चिकित्सा प्रतिक्रिया फ्राइडेनस्टैट म्यूनिसिपल अस्पताल के आंकड़ों में दर्ज की गई। डॉ. अल्ब्रेक्ट वॉन क्रोटिंगेन ने गंभीर योनि चोटों और कुंदबल आघात वाले रोगियों में तेजी से वृद्धि दर्ज की है। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात तो चोटों का स्वरूप था। कई पीड़ितों पर कई बार हमले के साक्ष्य मिले, जिनमें से 3 की मृत्यु गंभीर आंतरिक रक्तस्राव के कारण हुई। हिंसा से नाबालिग भी प्रभावित हुए। ब्रुक्सल में हेडेलबर्ग विश्वविद्यालय अस्पताल में लड़कियों और किशोरों में गंभीर जननांग चोटों के 38 मामले दर्ज किए गए। फाइल, जिसकी पहचान रोगी संख्या 1235 AB के रूप में की गई है, में एक नाबालिग का वर्णन किया गया है, जिसके वृषण शिरा में व्यापक चीरे लगे हुए थे तथा सामूहिक बलात्कार के स्पष्ट संकेत थे। यह एक ऐसा मामला था जिसका उल्लेख दशकों बाद युद्ध के संदर्भ में स्त्री रोग संबंधी आघात पर चिकित्सा अध्ययनों में किया गया। जर्मनी के कब्जे के दौरान लागू 1943 के न्याय मिलिटेयर संहिता में बलात्कार सहित नागरिकों के विरुद्ध अपराधों पर स्पष्ट प्रावधान थे। अनुच्छेद 218 में यौन उत्पीड़न अपराधों के लिए 5 से 20 वर्ष तक जबरन श्रम की सजा का प्रावधान किया गया है, जिसे पीड़ित के नाबालिग होने पर आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि व्यवहार में ये नियम औपनिवेशिक सैनिकों पर लागू नहीं होते थे। सर्विस हिस्टोरिक डे ला डिफेंस की आंतरिक रिपोर्टों के अनुसार CF अनुशासन आयोग ने यौन विकार के मामलों को प्रशासनिक अपराध माना है, जिसके लिए स्थानांतरण या अस्थायी कारावास का प्रावधान है। सैन्य गिरफ्तारी वारंट उन मामलों को छोड़कर जारी नहीं किए जाते थे जहां पीड़ित फ्रांसीसी हो या शिकायत सार्वजनिक हो। जर्मनी में, जहां पीड़ितों को दुश्मन आबादी माना जाता था, अनुशासनात्मक सिद्धांत में घटनाओं को बिना औपचारिक पंजीकरण या नागरिक प्राधिकारियों से संवाद के आंतरिक रूप से हल करने को प्राथमिकता दी गई। फ्रांसीसी कमान श्रृंखला को इन व्यवहारों की जानकारी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल जीन पोगेट ने 5 मई 1945 को एक झांपन में बताया, ऊपरी डेन्यूब के कई गांवों में सिपाहियों के गश्ती दल को सार्वजनिक रूप से जर्मन महिलाओं के साथ बलात्कार करते हुए रिकॉर्ड किया गया है। कभी कभी तो उनके रिश्तेदारों के सामने भी। कोई गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया गया है। इस अनुदारता की जड़ें जटिल थीं। सैन्य इतिहासकार बेंजामिन स्टोरा ने बाद में 3 अभिसारी कारकों की पहचान की। पहला, सबसे खतरनाक कार्यों के लिए शॉक फोर्स के रूप में औपनिवेशिक सैनिकों का उपयोग। दूसरा, महानगरीय फ्रांसीसी अधिकारियों और औपनिवेशिक सैनिकों के बीच पदानुक्रमिक दूरी।
और तीसरा, एक मानसिकता का कायम रहना जो यौन हिंसा को शत्रु क्षेत्रों में अपरिहार्य सहक्षति मानता है। स्थानीय जर्मन अधिकारियों ने आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रयास किया। कॉन्स्टेंज के मेयर कार्ल एबरहार्ट ने फ्रांसीसी संपर्क अधिकारी को 17 पुष्ट मामलों का विवरण देते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी। हालांकि जैसा कि कई अन्य शिकायतों के मामले में होता है, इस दस्तावेज के कारण कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई तथा इसे केवल इसलिए सुरक्षित रखा गया क्योंकि इसकी एक प्रति बाडेन क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा स्वतंत्र रूप से संग्रहित कर ली गई थी। जर्मनी में जो कुछ हुआ वह इटली में पहले से स्थापित पैटर्न की निरंतरता को दर्शाता है। 1944 के इतालवी अभियान के दौरान इन्हीं इकाइयों ने सियोसियारिया और दक्षिण लाजियो में सामूहिक बलात्कार किए थे, जिनके साथ 1000 से अधिक पीड़ितों के बारे में दस्तावेजीकरण किया गया था। इतालवी रेड क्रॉस की एक रिपोर्ट ने कई हमलों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आघात से कम 300 महिलाओं की मृत्यु की पुष्टि की है। फ्रांसीसी न्यायिक प्रतिक्रिया न्यूनतम थी। सैन्य अनुशासन आयोग की एक रिपोर्ट, जिसे दशकों बाद सार्वजनिक किया गया, में 1943 और 1945 के बीच इटली में केवल 15 दोष सिद्धियों का उल्लेख है, जबकि सत्यापित शिकायतों की संख्या हजारों में थी। जर्मनी में 1945 में हुए बलात्कारों के लिए औपनिवेशिक सैनिकों के विरुद्ध किसी भी अभियोजन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अपराधों की व्यापकता और संस्थागत प्रतिक्रिया के बीच यह असंतुलन एक जटिल औपनिवेशिक गतिशीलता को दर्शाता है। जैसा कि इतिहासकार राफेल ब्रांच ने बाद में विश्लेषण किया, फ्रांसीसी सेना मूल्यों की एक विभेदित प्रणाली के साथ काम करती थी। दुश्मन मानी जाने वाली महिलाओं के खिलाफ औपनिवेशिक सैनिकों द्वारा किए गए बलात्कार को अनुशासनात्मक चिंताओं के पदानुक्रम में सबसे निचले स्थान पर रखा गया था। इस हिंसा के पीड़ितों को दोहरी अदृश्यता का सामना करना पड़ा। पहले तो वे आक्रामकता के लक्ष्य बने और फिर मुक्ति के विजयवादी आख्यानों पर केंद्रित राष्ट्रीय इतिहास लेखन द्वारा दशकों तक नजरअंदाज किए गए ऐतिहासिक विषय बने। केवल 21वीं सदी की शुरुआत में चर्च अभिलेखागारों के खुलने और मेडिकल रिकॉर्डों के व्यवस्थित अध्ययन के साथ इन अपराधों के वास्तविक पैमाने और उत्तर औपनिवेशिक हिंसा के व्यापक संदर्भ में उनके महत्व को पहचाना जाने लगा। इस हिंसा पर सबसे विस्तृत दस्तावेजों में से एक 1945 की रिपोर्ट थी, जिसे पैरिश पादरी एंटोन श्निट्जलर ने तैयार किया था और जो रोटेनबर्ग स्टटगार्ट के डायोसेसन अभिलेखागार में सुरक्षित है। इस दस्तावेज में 63 महिलाओं के नाम बताए गए हैं जिन पर फ्राइडेनस्टैट के कब्जे के दौरान हमला किया गया था। 1946 में कानूनी कार्यवाही के अनुरोध के साथ इसकी एक प्रति स्टटगार्ट स्थित फ्रांसीसी सैन्य मिशन को भेजी गई। हालांकि कोई अनुशासनात्मक या आपराधिक मामला नहीं खोला गया और दस्तावेज को प्रक्रियात्मक मूल्य के बिना पत्राचार के रूप में वर्गीकृत किया गया। आधी सदी से भी अधिक समय तक इसकी जांच नहीं की गई, जब तक कि 1998 में इतिहासकार थॉमस ब्रेचनमेकर ने इसकी पुनः खोज नहीं की। इसके विस्तृत स्तर के बावजूद किसी भी फ्रांसीसी या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसे युद्ध अपराधों के साक्ष्य के रूप में कभी इस्तेमाल नहीं किया है, जिससे दोहरी व्यवस्थित अदृश्यता के सिद्धांत को बल मिलता है। अपराधियों के औपनिवेशिक मूल और पीड़ितों की शत्रु राष्ट्रीयता के कारण मिटाई गई स्मृति, सहयोगी अपराधों को चुप कराने की साजिश। युद्ध में सबसे पहले सत्य की हानि होती है। हीराम जॉनसन के नाम से लिया गया यह वाक्यांश विशेष अर्थ रखता है जब यह विश्लेषण किया जाता है कि किस प्रकार मित्र देशों की सेनाओं द्वारा किए गए यौन अपराधों को आधिकारिक ऐतिहासिक स्मृति से व्यवस्थित रूप से मिटा दिया गया। यह प्रक्रिया आकस्मिक या साधारण चूक का परिणाम नहीं थी, बल्कि विशिष्ट संस्थागत तंत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की गई जानबूझकर बनाई गई रणनीतियों का परिणाम थी। कथात्मक नियंत्रण जर्मनी के कब्जे के दौरान ही शुरू हुआ, जबकि नूरनबर्ग न्यायाधिकरणों ने नाजी अपराधों पर मीडिया की गहन जांच के तहत मुकदमा चलाया। अन्य न्यायालयों ने पूरी तरह से अलग तर्क के साथ काम किया। इतिहासकार नॉर्मन नैमार्क ने इस विसंगति की पहचान की। दो समानांतर न्यायिक प्रणालियां एक साथ विकसित हुईं, पराजितों के लिए एक सार्वजनिक और औपचारिक न्यायिक प्रणाली तथा विजेताओं के लिए एक निजी और प्रशासनिक न्यायिक प्रणाली। ऑपरेशन लिगेसी, जिसे 1960 से ब्रिटिश युद्ध कार्यालय द्वारा औपचारिक रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है, संभवतः साक्ष्यों के नियोजित विनाश का सबसे प्रलेखित उदाहरण है। विदेश मंत्रालय के जांचकर्ताओं द्वारा 2012 में उजागर किए गए
इस ऑपरेशन का उद्देश्य औपनिवेशिक क्षेत्रों में संभावित रूप से जोखिमपूर्ण दस्तावेजों को नष्ट करना था। हालांकि इसका दायरा जर्मन कब्जे के दौरान बनाए गए अभिलेखों तक विस्तृत था। क्यों अभिलेखागार ने पुष्टि की है कि ब्रिटिश क्षेत्र में यौन दुर्व्यवहार से संबंधित कम से कम 87 फाइलें सार्वजनिक रिकॉर्ड से हटा दी गईं और नष्ट कर दी गईं, जिनमें न्यूस्टैड एम रुबेनबर्ग की पूरी रिपोर्ट और राजनयिक रूप से संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत 26 अन्य मामले भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दस्तावेजों को न केवल सील कर दिया गया या अस्थायी रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया, बल्कि उन्हें भौतिक रूप से नष्ट कर दिया गया, जिससे उनकी सामग्री ऐतिहासिक रिकॉर्ड से स्थायी रूप से हट गई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अधिक परिष्कृत रणनीति लागू की। जे.जी. कोर ने यूरोप में अमेरिकी सैनिकों द्वारा किए गए अपराधों पर 1900 से अधिक रिपोर्टें एकत्र की थीं। बलात्कार और हत्या के कम से कम 41 मामलों में अदालती अभिलेखों को साफ किया गया, जो कि सूचनाओं के चयनात्मक विलोपन के लिए प्रयुक्त अभिलेखीय शब्द है, ताकि नाम और पहचान योग्य जानकारी को हटाया जा सके। 1957 और 1965 के बीच किए गए इन संशोधनों से दस्तावेजों को भौतिक रूप से संरक्षित रखने की अनुमति मिल गई, जबकि किसी भी आगामी जांच के लिए महत्वपूर्ण जानकारी को हटा दिया गया। इस प्रक्रिया में मीडिया सेंसरशिप ने मौलिक भूमिका निभाई। जबकि पश्चिमी प्रेस ने धुरी राष्ट्रों के अत्याचारों पर बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग की, समाचार पत्र मित्र राष्ट्रों के आचरण के संबंध में विशिष्ट प्रतिबंधों के तहत काम करते थे। यूनाइटेड किंगडम में रक्षा नोटिस डी नोटिस का प्रयोग नियमित रूप से ब्रिटिश सैनिकों से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्ट पर किया जाता था। पत्रकार विलियम डगलस होम, जिन्होंने हनोवर में अपराधों पर एक स्तंभ प्रकाशित करने का प्रयास किया था, उनका कैरियर खतरे में पड़ गया और सामग्री कभी प्रकाशित नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय कथानक को नियंत्रित करने के लिए तीसरे देशों द्वारा दस्तावेज प्राप्त करने के प्रयासों को भी निष्प्रभावी करना आवश्यक था। जब स्वीडिश राजदूत स्टाफन सोडरब्लोम ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति के समक्ष मित्र देशों की यौन हिंसा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो अमेरिका की प्रतिक्रिया स्पष्ट थी: अप्रमाणित रिपोर्ट और अवशिष्ट धुरी राष्ट्र दुष्प्रचार। इस विशेषता के कारण दस्तावेजों को बिना किसी औपचारिक बहस के संग्रहित किया जा सका, जिससे भविष्य में इसी प्रकार के प्रयासों को बदनाम करने के लिए एक मिसाल कायम हुई। फ्रांस ने एक विशेष दृष्टिकोण विकसित किया: गुप्त सैन्य परीक्षण। सर्विस हिस्टोरिक डेला डिफेंस जर्मनी में बलात्कार के लिए औपनिवेशिक सैनिकों के खिलाफ दर्ज 18 मामलों का रिकॉर्ड रखता है। ये कार्यवाहियां पीड़ितों, बाहरी पर्यवेक्षकों या प्रचार की उपस्थिति के बिना आयोजित की गईं, आमतौर पर वास्तविक दोष सिद्धि के बजाय प्रशासनिक स्थानांतरण के साथ समाप्त हुईं। वास्तविक परिणामों के बिना कानूनी कार्रवाई का यह दिखावा संस्थागत कवर अप का एक परिष्कृत रूप है। इतिहासकार जीन पियरे रिचर्डोट ने 2003 में इन रणनीतियों के पीछे अंतर्निहित प्रेरणा की पहचान की। मित्र राष्ट्रों को अच्छे के पूर्ण वाहक के रूप में प्रस्तुत करना एक अनिवार्य आवश्यकता थी। अपने स्वयं के अपराधों को स्वीकार करने से उस नैतिक वैधता पर सवाल उठ सकता था जिस पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण हुआ था। यह अवलोकन बताता है कि कैसे मौनीकरण राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर पश्चिमी शक्तियों द्वारा साझा परियोजना बन गई। फाइल समीक्षा और सफाई एक अन्य सामान्य तंत्र था। फ्रांस में फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के 1967 के निर्देश में विशेष रूप से गणराज्य की अंतर्राष्ट्रीय छवि के प्रति संवेदनशील दस्तावेजों को नष्ट करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें फ्राइडेनस्टैट और कॉन्स्टेंस की घटनाओं पर रिपोर्ट भी शामिल थी। इस अभ्यास से यह सुनिश्चित हो गया कि भविष्य में किसी भी जांच में दस्तावेजी खामियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी अभिलेखों से भी बड़ी संख्या में सामग्री गायब हुई। 2001 में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सैन्य कदाचार जर्मनी 1945 के रूप में वर्गीकृत 175 फाइलों के खो जाने की पुष्टि की, जिनमें डार्मस्टैट और वीसबाडेन में बलात्कार के आरोपी सैनिकों की फाइलें भी शामिल थीं। इन प्रशासनिक क्षतियों के कारण दस्तावेजी ब्लैकआउट के क्षेत्र निर्मित हो गए, जिनका पुनर्निर्माण करना लगभग असंभव था। शैक्षणिक क्षेत्र भी इन गतिशीलताओं से अछूता नहीं रहा। गहन शोध के प्रारंभिक प्रयासों में उल्लेखनीय संस्थागत बाधाओं का सामना करना पड़ा। टेकन बाय फोर्स की मूल पांडुलिपि को 1999 में प्रकाशित होने से पहले 5 अकादमिक प्रकाशकों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। बर्लिन में ईने फ्राउ द्वारा प्रकाशित जर्मन संस्करण को आंशिक रूप से सेंसर किया गया था
और लेखक की मृत्यु के बाद ही इसे बिना किसी बदलाव के प्रकाशित किया गया था। इन बाधाओं ने दशकों तक इन विषयों को स्थापित अकादमिक संग्रह में शामिल करने में बाधा उत्पन्न की। एक विशेष रूप से प्रभावी तंत्र अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बहिष्कार था। नूरनबर्ग में न्यायाधिकरण के कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि केवल धुरी राष्ट्रों द्वारा किए गए अपराधों पर ही मुकदमा चलाया जाएगा, जिससे मित्र राष्ट्रों के लिए संरचनात्मक प्रतिरक्षा का निर्माण हुआ। इस न्यायिक विषमता ने ऐसे उदाहरण स्थापित किए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में दशकों तक कायम रहेंगे। इतिहासकार मिरियम गेबर्ट ने क्राइम्स अनस्पोकन 2017 में इन तंत्रों का विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाला, हम केवल ऐसी जानकारी से नहीं निपट रहे हैं जो गलती से खो गई या अन्य अधिक दबाव वाले मुद्दों से पीछे छूट गई। हम प्रथाओं की एक परस्पर जुड़ी बहुराष्ट्रीय प्रणाली का अवलोकन कर रहे हैं जो विशेष रूप से इन अपराधों को ऐतिहासिक रिकॉर्ड और सार्वजनिक चेतना से हटाने के लिए डिजाइन की गई है। इन रणनीतियों का परिणाम असाधारण रूप से प्रभावी रहा। 5 दशकों से अधिक समय तक मित्र देशों की सेनाओं द्वारा किए गए यौन अपराध पाठ्य पुस्तकों, ऐतिहासिक वृत्त चित्रों, संसदीय बहसों और आधिकारिक स्मरणोत्सवों से लगभग गायब रहे। 1990 के दशक के अंत में जब वृत्तचित्र फिल्म उद्योग ने रिलीज होना शुरू किया था, तब पीड़ित, जो प्रायः बुजुर्ग थे, को 2 बार चुप करा दिया गया था। पहले प्रत्यक्ष हिंसा द्वारा और फिर ऐतिहासिक निर्माण द्वारा, जिसमें उनके अनुभव को व्यवस्थित रूप से नकार दिया गया था। इस खामोश इतिहास की आंशिक पुनर्प्राप्ति शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अभिलेखों के धीरे धीरे खुलने के साथ ही शुरू हुई। इस प्रक्रिया को संस्थागत प्रतिरोध और स्थापित आख्यानों का सामना करना पड़ रहा है, जो दर्शाता है कि अतीत को नियंत्रित करने की शक्ति समकालीन राजनीतिक शक्ति का एक मौलिक आयाम बनी हुई है।